हेलो फ्रेंड्स, श्री यथार्थ आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सतीश सिंह और मैं यहां पर आपके लिए उपस्थित हूं ज्योग्राफी क्लास 9th के क्लास के लिए, ज्योग्राफी के लिए। और यहां पे हम आपको कुछ बातें पहले बता दें। एनसीईआरटी, अक्सर आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी की बार बार चर्चा होती है उन स्टूडेंट्स के बीच में, या उन कोचिंग्स वाले चर्चा करते हैं जब उनको लगता है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करानी है। सिविल सर्विसेज में एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल होता है। और ऐसा क्यों होता है, आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न आते होंगे कि सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा होती है, ये परीक्षा तो ग्रेजुएशन के बाद होती है और एनसीईआरटी की कोई भी पुस्तक ग्रेजुएशन के लेवल पे नहीं है। एनसीईआरटी की जितनी मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल तक जो क्लासें चलते हैं वो केवल इंटर के क्लास 12th तक के चलते हैं। यानी जो भी पाठ्य पुस्तक होंगे, जो भी उनका कंटेंट होगा, वो इंटरमीडिएट के लेवल का होता है। लेकिन उसके बावजूद इसकी इतनी प्रासंगिकता यूपीएससी में या ऐसे हमारी जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज हैं, तो उसमें ऐसा क्यों हो जाता है। तो उसके लिए हम कुछ बातें आपको बता दें, क्योंकि वही यहाँ पर एक हमारा परसेप्शन बनाएगा और आपको उसी परसेप्शन के आधार पर, यानी उसी दृष्टिकोण के आधार पर इनके जितने कंटेंट्स यहाँ पर हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं उनको समझेंगे। एक्चुअल में एनसीईआरटी एक ऐसा अप्रोच देता है सिविल सर्विसेज के लिए। कंटेंट तो उनके इंटरमीडिएट तक के ही होते हैं, लेकिन जो अप्रोच होता है जिसके थ्रू आपको चीज़ों को समझना होता है, समराइज करना होता है, कंटेंट को जो आप जिस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, वो डिस्क्रिप्शन वाला पूरा का पूरा जो पैटर्न समझना होता है, वो सब कुछ एनसीईआरटी आपको सिखाता है। तो ऐसा नहीं है कि कंटेंट आपके उसी लेवल तक रहेंगे, कंटेंट तो उससे काफ़ी डेप्थ में भी जाएंगे, आगे भी जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या किसी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन आप करने जा रहे हैं। तो हम लोग जब यहाँ डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का, तो उसमें भी एनसीईआरटी में एक सीरीज़ अभी तक आपने पढ़ा है ज्योग्राफी को, लेकिन अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसमें 9th, 10th, 11th और 12th, ये जो 4 वर्ष के जो सिलेबस हैं ज्योग्राफी के, जो कोर सिलेबस माने जाते हैं, यही आपका फाउंडेशन बनाएंगे। यही एक आपकी समझ बनाएंगे, जिस पर आगे चलकर जब आप ग्रेजुएशन के बाद अपीयर होंगे, तो चाहे ऑप्शनल ज्योग्राफी के रूप में आप पढ़ें या जो कंपलसरी सब्जेक्ट है जीएस जिसको बोलते हैं, सामान्य अध्ययन, तो उस सामान्य अध्ययन में जब आपको कुछ लिखना हो, उसकी तैयारी करनी हो, तो वो सब यहीं से निर्धारित होता है। और इसीलिए यहाँ जो हम पढ़ने का, समझने का अप्रोच हम लोग रखेंगे, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो सिविल सर्विसेज ही होगा। यानी कंटेंट होंगे इंटरमीडिएट लेवल के, और जो ऑब्जेक्टिव होगा, उद्देश्य हमारा होगा, वो उद्देश्य हमारा होगा सिविल सर्विसेज का। तो जो भी टॉपिक आएगा, उस टॉपिक को, जिस क्लास का टॉपिक है, जैसे अभी हम लोग क्लास 9th का ज्योग्राफी का जो फर्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जो टॉपिक हम लोग का होगा वो टॉपिक तो होगा क्लास 9th का, लेकिन उस टॉपिक की जो बारीकियां हैं, वो सारा सब कुछ हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। वो उस अप्रोच के थ्रू सीखेंगे जो यूपीएससी का अप्रोच है। ओके, अब मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूँ कि वो क्या है। लेकिन इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे जब हम लोग यहाँ कंटेंट को डिस्कस करेंगे। अभी हम क्लास 9th के जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, उसमें जो पहला टॉपिक है, उस पहले टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 9th का पहला टॉपिक है आकार और स्थिति। अब यहाँ आकार और स्थिति किसकी? एक्चुअल में भूगोल को जब पढ़ा जाता है तो यूपीएससी में या यहाँ पर भी जो आपका भूगोल रखा गया है, उस भूगोल के 2 भाग हैं। एक में पूरे विश्व की सारी जो भी स्थितियां हैं, उनसे संबंधित जो विषय वस्तु है, उसका अध्ययन किया जाता है, और जो दूसरा है वो है भारत। चूँकि सर्विस हमें भारत में करनी है, भारत हमारा मुख्य है। मुख्य इस तरह से आप समझिए जैसे पूरा बारात होता है और उस बारात का एक दूल्हा होता है, दूल्हा मेन सेंटर होता है शादी विवाह में। उसी तरह से आप यहाँ ये समझ सकते हैं कि पूरी पृथ्वी है, पूरे भूगोल को हमें समझना है, लेकिन उसका जो मेन फोकस है, जो फोकस एरिया है, वो है इंडिया, यानी भारत और भारत का भूगोल।
ये इतना महत्वपूर्ण होता है कि यूपीएससी जब आप आगे बढ़ेंगे देंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भूगोल के जितने पक्ष हैं वो सब मिल जाएं तो केवल आधे, जो टोटल यूपीएससी का मार्क्स होता है उसमें आधे मार्क्स का निर्धारण केवल उन सब के मिलने से होता है, और अकेला भारत का भूगोल अकेला आधा मार्क्स उनसे निर्धारित होता है। ऑप्शनल में भी यही स्थिति है। ऑप्शनल में 500 का यानी 500 का ऑप्शनल का भूगोल, ऑप्शनल का यानी भूगोल वैकल्पिक विषय का एक पेपर होता है, और उस 500 में 250 भूगोल के सारे पक्ष मिलकर उसका निर्धारण करते हैं, और अकेला 250 नंबर 250 मार्क्स ये केवल भारत के भूगोल से निर्धारित होता है। अब इसी से समझ सकते हैं कि 250 यानी आधा 50% जो भारत का भूगोल निर्धारित करता है, तो भारत को कैसे पढ़ा जाना चाहिए और ये कितना महत्वपूर्ण है भूगोल में। तो इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ क्लास 9th के आकार और स्थिति के संदर्भ में जो जो पक्ष यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे उन सारे पक्षों को हम लोग 1 by 1 हम लोग करते चलेंगे। यानी भारत के संदर्भ में ये बातें हो रही हैं, तो भारत का आकार और भारत की स्थिति, यहाँ पर हम टाइटल को लिख दे रहे हैं आकार और स्थिति। आकार और स्थिति। यानी भारत का जो साइज है और जहाँ इसकी अवस्थिति है ये हमें डिस्कस करना है। यहाँ पर इसके कई पक्ष यहाँ पर हैं जिनको 1 by 1 हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इन्हीं पक्षों में कुछ सबसे पहली बात हम लोग को बात करनी है इसकी स्थिति के विषय में। जैसे जब स्थिति की बात आएगी तो हम लोग यहाँ समझें, सबसे पहले हम स्थिति को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब स्थिति की बात आएगी तो स्थिति को दो तरह से समझना है। स्थिति के दो पक्ष हैं। एक पक्ष यहाँ पर कहा जाता है जिसको हम एब्सोल्यूट या निरपेक्ष लोकेशन के नाम से जानते हैं। यानी इसके लिए किसी संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती, किसी के सापेक्ष नहीं होता, ये उसको हम बोलेंगे निरपेक्ष स्थिति। निरपेक्ष। अब निरपेक्ष स्थिति को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे हम इसको बताएंगे, तो इसके लिए सहारा किसका लिया जाता है? अक्षांश और देशांतरों का। ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं जो आधार बनती हैं, और इसी आधार पर हम किसी भी विश्व के किसी देश का, किसी क्षेत्र का, किसी शहर का या किसी पॉइंट का, कहीं का भी हम लोकेशन यानी कहीं की भी स्थिति हम इनके माध्यम से जान सकते हैं। तो भारत की स्थिति हम इन्हीं के माध्यम से यहाँ जानेंगे, समझेंगे। और दूसरी होती है सापेक्षिक। सापेक्षिक यानी किसी के सापेक्ष बात हो रही है, सापेक्षिक, रिलेटिव इसको बोला जाएगा। तो सापेक्ष का मतलब अब किसके सापेक्ष? तो कहीं कोई ना कोई कंपेयर किया जाएगा, किसी न किसी के साथ तुलना किया जाएगा, और तुलनात्मक रूप में भारत की जो पोजीशन बनेगी उसको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। यहाँ जब भी बातें होंगी तो चूंकि ये देश है तो किसी देश के संदर्भ में ही ये सारी बातें यहाँ पर जानी जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर इसको किसी देश के संदर्भ में आधार बनाकर, या कोई भूभाग है, प्रदेश है, तो उसके संदर्भ में यहाँ पर इसको हम लोग समझते हैं स्थिति को। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग ये जाने कि जो अवस्थिति है, स्थिति की बात जो हो रही है,
तो ग्लोब को हम सबसे पहले यहाँ ले आते हैं। ग्लोब मान लीजिए ये हो गई स्थिति, ठीक। ये ग्लोब का स्ट्रक्चर हो गया और इस स्ट्रक्चर को हम सभी जानते हैं कि कुछ भागों में इसको डिवीज़न किया जाता है इसका। जैसे दो ऐसे संदर्भ हमें लेने होते हैं जिनके सहारे हम पूरे ग्लोब को डिवाइड करते हैं। आप अपने पूर्व के कक्षाओं में ये सब सारा समझ चुके हैं। एक ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानी जाती है, और इसकी जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू यानी इसका जो मूल्य होता है, ये होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री अक्षांश वृत्त होता है। ये वृत्त होता है जो आपको यहाँ पर ये पूरी एक लाइन जैसा दिख रही है, क्योंकि यहाँ 2 डायमेंशन में है, और जब आप ग्लोब पर आएंगे तो ग्लोब पर ये 3 डायमेंशन में होता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे ये ग्लोब है आपका, तो ये 3D है और ये क्या है, 2D है। तो इस 3D में ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, ये रेखा आपको कैसे दिखेगी, तो पूरी ये एक वृत्त के रूप में दिखेगी, एक सर्किल के रूप में दिखेगी। और ये अक्षांश रेखा है, यानी लैटिट्यूडनल लाइन है। ये वैल्यू इसकी हो गई 0 डिग्री। तो एक तो ये संदर्भ बनती है। दूसरा संदर्भ क्या बनेगा, तो दूसरा संदर्भ बनेगा ये जो आप देख रहे हैं इस ग्लोब में, ये भी एक सर्किल है, ये भी 0 डिग्री है, लेकिन ये मेरिडियन है, यानी ये देशांतर है, इसकी भी वैल्यू 0 होती है। अब ये क्या होते हैं, इसके पहले सारी डिस्कशन आपको हो चुका होगा, आप इससे वाकिफ़ हैं। यहाँ हम केवल इसके उपयोग की बात करेंगे, इसी का उपयोग यहाँ पर किया गया है। और आपका जो ये सर्किल है, यहाँ इस 2 डायमेंशन पर ये 0 डिग्री, 0 डिग्री, यहाँ पर ये मेरिडियन है, तो ये देशांतर हो गया, यानी ये देशांतर हो गया, और ये अक्षांश यानी ये इक्वेटर हो गया, और ये मेरिडियन हो गया, देशांतर हो गया। इसी को आधार बनाया गया है, और इस आधार पर पूरा ग्लोब, पूरी पृथ्वी 4 भागों में डिवाइड हो जाती है। और उस 4 भागों में डिवाइड होने पर इस वाले पार्ट को आप नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा भाग ये नॉर्थ हो जाता है और नीचे वाला साउथ हो जाता है। तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। अगर विषुवत रेखा ने उत्तर और दक्षिण 2 भागों में इसको डिवीज़न किया है, उत्तर वाला नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, यानी उत्तर पूरब ये हो गया, और नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम ये हो गया। हम इसको हिंदी में भी लिख दें, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, उत्तर और पूरब, और ये हो गया उत्तर और पश्चिम। तो ये नीचे वाला क्या हो गया, साउथ हो गया, दक्षिण हो गया। तो उसी तरह से ये हो गया साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब हो गया, और ये हो गया साउथ वेस्ट यानी दक्षिण और पश्चिम हो गया। अब इसके संदर्भ में जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की अवस्थिति है कहाँ, तो भारत अपने उत्तर पूर्व वाले भाग में, यानी इस भाग में भारत की स्थिति है। यहाँ पर भारत की स्थिति हो गई। अब स्वाभाविक सी बात है, ये 0 डिग्री है, इसको हम मेरिडियन बोलते हैं, इसको हम ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। तो ग्रीनविच लाइन से हम पूरब में हैं। और दूसरा, ये विषुवत रेखा हो गई, भूमध्य रेखा हो गई, तो भूमध्य रेखा से हम कहाँ हैं, उत्तर में हैं, यानी हम कहाँ हैं, तो उत्तर पूरब में हैं, यानी ग्लोब के उत्तर पूर्व वाले नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में भारत की अवस्थिति हो गई। ओके, तो एक तो ये बातें यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे इसका पूरा कहीं ना कहीं तो विस्तार होगा ना, यानी जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम जब निरपेक्ष इसकी स्थिति की बात करेंगे तो अक्षांश और देशांतर इसके आधार बनेंगे। यानी इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे, तो अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर के आधार पर
अब हम इसको जब देखेंगे तो शून्य से उत्तर और शून्य से दक्षिण, इधर अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में आपने पहले पढ़ा होगा कि जब हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो अक्षांश रेखाओं को हम नॉर्थ, अगर नॉर्थ में है तो जो भी वैल्यू लिखेंगे, कोई भी मूल्य लिखेंगे तो उसके आगे, जैसे मान लीजिए हमने 45 लिखा तो 45 डिग्री, क्योंकि सब डिग्री में होती है वैल्यू, तो 45 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे। अगर 45 डिग्री साउथ लिखा हुआ आपको मिले तो इससे मालूम हो जाता है कि ये भूभाग 45 डिग्री अक्षांश पर होगा लेकिन दक्षिण में होगा। ओके, दक्षिण में होगा। तो उसी तरह से जब हम देशांतर रेखाओं का सहारा लेकर और इसके सहारे हम कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, उसकी स्थिति बताने की कोशिश करते हैं, तो देशांतर के मूल्यों के संदर्भ में भी आपको बताया गया होगा कि देशांतर, जैसे यही 45 है, अगर यहाँ 45 लिखा जाए और ईस्ट लिख दिया जाए, ईस्ट लिख दिया जाए, या 45 डिग्री वेस्ट लिख दिया जाए, तो सीधे सीधे ईस्ट वेस्ट देखने से ही मालूम हो जा रहा है कि ये देशांतर की बात हो रही है और यहाँ पर अक्षांशों की बात हो रही है। ऐसा क्यों? इसलिए कि ये वाली जो लाइन है, ये लाइन देशांतर वाली लाइन है, क्योंकि ये प्राथमिक देशांतर है, 0 डिग्री है, और ठीक इसके अपोजिट में, इसके विपरीत दिशा में, जैसे कि आप ग्लोब में भी देख सकते हैं, कि यहाँ पे ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये 0 डिग्री हो गया, तो ठीक इसके अपोजिट, इसके विपरीत इधर की तरफ ये 180 डिग्री होता है। 0 और 180 की ईस्ट या वेस्ट में कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ये जो लाइन होती है ये सिंगल होती है, 180 भी 180 भी सिंगल होता है। लेकिन इसके अलावे 0 से लेकर 180 के बीच इस साइड में और 0 से लेकर दूसरे साइड में 180 के बीच जितने भी ऐसी रेखाएं बनाई जाएंगी, जिनको हम मेरिडियन के नाम से जानते हैं, देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं, वो सब जितने इधर बनेंगे उतने ही इधर भी बनेंगे। जैसे मान लीजिए 10 डिग्री इधर बनेगा तो 10 इधर बनेगा, 45 इधर बनेगा तो 45 इधर भी बनेगा। अब दो हैं, तो इसीलिए इन दोनों पक्षों को अलग अलग जो नाम दिया गया है, यानी इस पक्ष को ईस्ट यानी पूरब कहा गया है, इस वाले भाग को पश्चिम कहा गया है, वेस्ट कहा गया है, तो वही उस मूल्य के साथ लिख दिया जाता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, 45 डिग्री ईस्ट और 45 डिग्री वेस्ट। अब आप समझ गए होंगे कि अगर हमें देशांतर रेखाओं के सहारे और अक्षांश रेखाओं के सहारे भारत की स्थिति बतानी हो तो हमें वैल्यू चाहिए, या वैल्यू अगर मिल जाए तो वैल्यू के सहारे हम जान सकते हैं कि कहाँ से कहाँ, किन देशांतरों के बीच और किन अक्षांश रेखाओं के बीच भारत का विस्तार है। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं और इसको जानने की कोशिश करते हैं। आइए इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक भारत का मानचित्र, एक रेखा चित्र बनाने की कोशिश करते हैं और तब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। भारत का एक रेखा चित्र यहाँ पर पहले बनाया जाए। इंडिया का स्केच जरूर बनाना सीखिए आप लोग, अभी से क्लास 9 से ही प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसका उपयोग करेंगे उतने आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ये ऐसे समझिए कि बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा अभ्यास अगर किया जाएगा तो बनाने की प्रैक्टिस हो जाती है ना। ये सिक्किम हो गया, ये भूटान हो गया, इधर अरुणाचल की तरफ हम लोग चल रहे हैं, फिर नागालैंड, मणिपुर और ये मिज़ोरम वाली लाइन बन रही है। इसके बाद से फिर से इधर अब ये त्रिपुरा हो गया, फिर इधर शिलोंग का पठार हो गया, और यहाँ से हम लोग पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा करते हुए और फिर हम लोग आ गए
ठीक है, इस तरह से उड़ीसा में चिल्का झील और इस तरह से बन गया। ओके, ये इसको हम लोग बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, ये एक स्केच हो गया भारत का। यहाँ पर भारत के साथ अक्सर आपने देखा होगा कि श्रीलंका को बनाना पड़ता है। उसके पीछे एक बात आती है, कई लोग आपसे भी पूछते होंगे कि हम क्यों श्रीलंका को बनाएं। तो कारण क्या है कि भारत का विस्तार श्रीलंका से भी दक्षिण में इधर जो हमारा द्वीप समूह है उसके कारण हो जाता है नीचे तक। और इसी के कारण अगर ये न बनाया जाए तो जैसे इसको हम दिखाएंगे तो भारत और इसके बीच एक खाली स्थान दिखेगा और ये लगेगा, ये भ्रम पैदा होगा कि यहाँ कोई स्थलीय भूभाग नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल यहाँ इसी को संदर्भित करना होता है और कोई उद्देश्य नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि ये हमारा भारत का भाग है, बल्कि ये तो एक देश है। और इस साइड में भी हमारे कुछ द्वीप समूह हैं जिनको हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा भारत है। अब ध्यान से समझिएगा, इस पूरे भारत की स्थिति मैंने क्या बताई। इस पूरे भारत की स्थिति यानी हम कहाँ हैं, तो हम हैं उत्तर और पूर्व वाले भाग में, यानी नॉर्थ ईस्ट में हैं। अर्थात ये ईस्ट की जो बात हो रही है, तो हम जब देशांतर मूल्य यहाँ लिखेंगे तो सबके सामने ईस्ट लगा होगा, ई लगा होगा, कैपिटल ई। और जो हमारी अक्षांशीय जो मूल्य यहाँ पर लिखी जाएगी उन सभी में यहाँ पर एन लगेगा, है ना, एन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एन है यानी हम नॉर्थ में हैं। मीन्स अब यहाँ पर हम देखते हैं देशांतर और अक्षांश रेखाओं के विषय में। अब आप वाकिफ हो गए, आप जान गए कि ये सब क्या हो जाते हैं, ऐसे क्या हो जाते हैं। यही सब तो है जो अक्षांश वृत्त होते हैं, जिनको हम यहाँ पर 2 डायमेंशन में रेखा के नाम से जान रहे हैं। तो ये हमारी अक्षांश रेखाएं हो गई। ओके, अब इन अक्षांश रेखाओं के आधार पर हम देखेंगे कि सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा कहाँ टच कर सकती है। जो स्केच यहाँ पर बना हुआ है इसे एक अनुमान लगाइए तो आपको ये दिखेगा, सबसे ऊपर में ये भारत का हिस्सा दिखेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको रख दिया, यहाँ पे अब रख दिए। ठीक, यानी एक सेकंड, इसको अब ठीक है। हाँ, ये सही है, ये टच कर रहा है आपको, अब दिख रहा है। यानी ये अक्षांश रेखा हो गई जो सबसे उत्तर की हो गई, भारत के सबसे उत्तर की हो गई। लेकिन अगर हमसे ये कहा जाए कि भारत के सबसे दक्षिण की अक्षांश रेखा बताइए, तो ये भारत है ना। ठीक है, ये भी भारत है क्योंकि लक्षद्वीप है, तो ये भी भारत है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का ही भाग है, भारत के द्वीप समूह है, तो ये भी भारत है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब यहाँ सबसे दक्षिण में लिखेंगे तो हमारा सबसे दक्षिण में ये कहाँ आएगा, सबसे दक्षिण में कहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ओके, और जो इसकी वैल्यू होगी, जो इसका मूल्य होगा, उस मूल्य को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसका मूल्य क्या होगा, मूल्य भारत की सबसे उत्तर में यहाँ पर जो अक्षांश रेखा है इसका मूल्य है 37। ये नहीं दिख रहा होगा कलर, कोई दूसरा कलर हम यूज कर लेते हैं। कौन सा कलर आपको दिखेगा, ये चलिए, ये 37 डिग्री 6 मिनट। अब ध्यान से समझिए, जैसे घड़ी होता है, आवर होता है, और उसका जो डिवीजन किया गया है मिनट में किया गया है,
तो 1 घंटे के 60 डिवीजन्स हैं मिनट्स में, उसी तरह से 1 मिनट के भी 60 डिवीजन्स हैं सेकंड में। और इसके लिए डिग्री को ऐसे लिखते हैं, मिनट को जैसे कमा दिया जाता है उस तरह से ऐसे कर लेते हैं एक सिंगल, और जब सेकंड लिखना होगा तो ऐसे ही हम 2 ऐसे लाइन खींचेंगे छोटी सी, तो वो सेकंड को दर्शाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 37 डिग्री 6 मिनट ये इसका विस्तार हो गया, अर्थात ये उत्तरी सीमा हमारी हो गई। अब 37 डिग्री 6 मिनट को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये नॉर्थ है ना, यानी ये अक्षांश है, तो अक्षांश को हमने क्या बताया कि कैपिटल एन हम यहाँ उससे हम इसको दर्शाएंगे, तो ये कैपिटल एन हमने लिख दिया। अब भारत की दक्षिणी सीमा यहाँ पर मिलती है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिल रही है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है भारत की दक्षिणी सीमा, तो 6 डिग्री और 45 मिनट, ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 6 डिग्री 45 मिनट, ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ है, क्योंकि आपने देखा अभी कि पूरा का पूरा ये जो जोन है जीरो से आगे आपको जो यहाँ बनाया गया है जिसमें भारत की स्थिति है, तो वो उत्तर में ही है। इसलिए अगर यहाँ उत्तर है तो यहाँ भी ये उत्तर होगा, क्योंकि 0 डिग्री कहाँ आएगी, तो 0 डिग्री काफ़ी नीचे आएगी। तो ये इसकी हो गई हमारी अक्षांशीय स्थिति। लेकिन इसी अक्षांशीय स्थिति में एक ये भी पूछा जाता है कि भारत के 2 तरह के स्थलीय विशेषताएं हैं। एक तो ये मुख्य भूमि हो गया, मेनलैंड इसको बोला जाता है मुख्य भूमि को, और ये द्वीप समूह का विस्तार हो गया। ओके, तो कोई आवश्यक नहीं है कि आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो केवल यही इसी रूप में पूछा जाए। हो सकता है कि मुख्य भूमि के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाएं, तो जब मुख्य भूमि के संदर्भ में पूछा जाए तो आपको ये भी जाने रहना है कि मुख्य भूमि का विस्तार, दक्षिणी विस्तार मुख्य भूमि का, वो किस अक्षांश से संबंधित है। अब यहाँ इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ मुख्य भूमि के संदर्भ में भी हम ऐसे ही एक लाइन खींच दे रहे हैं, और ये लाइन आपको दिखा रही है कि ये मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। ओके, तो उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा, अब दक्षिणी सीमा की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। जब दक्षिणी सीमा की हम वैल्यू देखेंगे तो ये कितना है, तो 8 डिग्री और 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। अब यहाँ ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या चीज़ें हम लोग को सीखना है यहाँ पर। ये तो हमने जान लिया कि 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक मुख्य भूमि का विस्तार हो गया, और 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर और 6 डिग्री 45 मिनट तक ये संपूर्ण भारत का एक विस्तार हो गया। चूंकि अक्षांश है, ये अक्षांशीय विस्तार है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अक्षांश होंगे, तो यहाँ हम इस रूप में इसको समझ लिए। ओके, अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अभी ध्यान में रखिएगा, आगे चल कर भी हम बात करेंगे उसकी। यहाँ अगर टच कर रहा है तो हम वैल्यू तो जान गए, लेकिन स्थान भी तो पूछा जा सकता है, लोकेशन, कि किस बिंदु को टच करता है वो, या किस राज्य को टच करता है। अगर राज्य नहीं है, केंद्र शासित क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी है, तो ये भी तो पूछा जा सकता है कि कौन सा टेरिटरी है। इसी तरह से दक्षिण में भी यही स्थिति बनेगी, या तो राज्य होगा या कोई संघ शासित क्षेत्र होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी स्थिति बनेगी, लेकिन यहाँ तो आपको पता है कि ये जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये संघ शासित क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी है। यहाँ जब आप देखेंगे तो एक तरफ तमिलनाडु है और एक तरफ केरल है, इधर यहाँ केरला है और इधर की तरफ तमिलनाडु, यानी दोनों राज्य हैं, तो यहाँ तो राज्य की बात आएगी। लेकिन जब यहाँ की बात आएगी तो आपको पता है कि यहाँ पर अब ये 2 केंद्र शासित क्षेत्र हमारे बनाए गए हैं। एक का नाम है लद्दाख और एक का नाम है जम्मू कश्मीर। ओके, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये 2 स्थितियां यहां पर हो गई। तो दोनों केंद्र शासित क्षेत्र है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये किसको टच करता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न हमसे बनेंगे, पूछे जाते हैं, और यहीं से समझ अपनी सिविल सर्विसेज के लिए इसी तरह से बनानी शुरू करनी होती है हम लोगों को। ठीक, आइए अब हम लोग यहाँ पे अब देशांतरों की बात कर लें, क्योंकि देशांतर रेखाएं हमारी, हमने यहाँ पर देखा था कि देशांतर रेखाएं, ये जो मेरिडियन हो गया, इसके बाद पूर्वी देशांतर रेखाएं भारत से गुजरेंगी।
तो भारत के विस्तार में कोई न कोई सबसे पूर्व वाली और कोई न कोई सबसे पश्चिम वाली होगी यहाँ पर देशांतर रेखाओं में। जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो देशांतर रेखाओं में सबसे, अब इसके लिए कोई एक हम कलर ले लेते हैं। चलिए ग्रीन कलर अगर आपको दिख रहा हो तो हम इसी को ले लेते हैं, ग्रीन को ले लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारी एक देशांतर रेखा यहाँ पर आपको खिंच गई, ठीक है। अब ये देशांतर रेखा हम जो अभी ड्रॉ किए हैं, तो आप बताइए कि ये ईस्ट वाली होगी या वेस्ट वाली होगी। चूंकि 0 डिग्री से आगे भारत का विस्तार है, इस हिस्से में भारत का विस्तार है, तो निश्चित रूप से ये ईस्ट वाली होगी, यानी इसको हम ईस्ट लिखेंगे। अगर ये ईस्ट में है तो यहां भी ईस्ट में होगा, ओके। ये भी ईस्ट में होगा, ठीक। अब दो हमें पॉइंट्स मिल गए, यानी पूर्वी देशांतर ये पूरा है। अब इसकी वैल्यू हमें जाननी है, इसका मूल्य जानना है। और जब हम मूल्य की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा मूल्य आएगा, तो यहाँ पे 68 डिग्री यानी 68 68 डिग्री और 7 मिनट इसका मूल्य हो गया। यानी अब 68 डिग्री 7 मिनट, क्या हमने बताया ना कि अगर अक्षांश है तो हमें n लगाना है। हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, देशांतर है तो हम कैपिटल E लगाएंगे, यानी पूर्वी भाग में स्थित है अगर ये मूल्य लिखा हुआ। तो अगर यही मूल्य यहाँ पर ये न लिखा रहे, यहाँ पे W लिख दिया जाए तो इसका मतलब हो जाएगा पश्चिम, जो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी पूर्वी भाग में स्थित है, ग्लोब के पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ पर ये भी पूर्वी भाग में ही आएगा जब ये पूर्वी भाग में आ गया तो। और आप जानते हैं कि देशांतरों का मूल्य इधर की तरफ यानी पूरब की तरफ बढ़ता हुआ होता है। तो अगर ये 68 है तो आगे इससे बढ़ा हुआ मूल्य होगा कोई ना कोई। तो बढ़ा हुआ मूल्य यहाँ पर कितना होता है, तो ये हो जाता है 97 डिग्री 97 डिग्री और 25 मिनट, ओके, यानी 25 मिनट ये स्थिति हो गई, ठीक। अब यहां हमने ईस्ट लगाया है तो यहां पर भी क्या लगेगा, यहां पर भी ईस्ट हो गया। अब आपके सामने ये स्थितियां आ गई कि भारत की स्थिति कहां है। तो अब हम लोग क्या क्या बता सकते हैं, यहां पर हम लोग बता सकते हैं कि भारत की स्थिति पूरे ग्लोब के संदर्भ में नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूरब में है, यानी ग्लोब के उत्तर वाला भाग में और उत्तर में भी पूरब वाले भाग में भारत की स्थिति है। आगे हम लोग क्या बता सकते हैं, क्या हम लोगों ने सीख लिया, यहां पर हम लोगों ने सीख लिया कि उत्तर यानी उस भाग में इसका विस्तार कहां है। तो इसका विस्तार अगर हम देशांतरी विस्तार पूछा जाएगा तो 68 डिग्री यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। इसी प्रकार जब अक्षांशी विस्तार की बात होगी तो अक्षांशी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक ये मुख्य भूमि का अक्षांशी विस्तार है। लेकिन संपूर्ण भारत का अक्षांशी विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसमें इस भूभाग को छोड़ देना होता है जो श्रीलंका है। तो इसको छोड़ दिया गया तो हमारा ये कंप्लीट हो गया इन्फॉर्मेशन। लेकिन प्रश्न अब यहीं पर आप इसको रुक के और देखना है कि कैसे कैसे प्रश्न यूपीएससी में बन जाते हैं। इसी एनसीईआरटी से देखिए आपके क्लास 9 से कैसे चीज़ें अब यहाँ पर आ रही हैं। अब क्या पूछा जाएगा, एक तो यहीं सीधे सामने दिख रहा है कि ये जो विस्तार है तो उस विस्तार में इस विस्तार में उत्तर यानी सबसे उत्तर और जो सबसे दक्षिण है मुख्य भूमि का, इस विस्तार का परिसर यानी कितना है, एक्सटेंशन कितने अक्षांश रेखाओं तक है। तो इसकी जब वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट माइनस कर दीजिए। तो जितना ये मूल्य आएगा उतना ही मूल्य इसका हो जाएगा, ओके। मुख्य भूमि की बात हो रही है यहाँ पर। और उसी तरह से इसी मुख्य भूमि में
अगर आपको यहाँ पर देशांतरी विस्तार पूछा जाए कि इसका जो परिसर है वो कितना है, तो आप 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट यानी 68 डिग्री 7 मिनट को माइनस कर देंगे तो जितना आएगा वो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका देशांतरी विस्तार बता देगा। लेकिन एक और नोटिस करने वाली बात है, और नोटिस करने वाली बात क्या है कि ग्लोब पे जब जो रेखाएं खींची जाती हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो खींची गई हैं, उनको आप जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे उत्तर से दक्षिण, यहाँ से यहाँ तक जब दो देशांतर रेखाओं को आप ग्लोब पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि विषुवत रेखा पर उसके दो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ चलते हैं या दक्षिण की तरफ चलते हैं, वैसे वैसे देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी लगातार कम होती जाती है। और भारत विषुवत रेखा पर तो है नहीं, विषुवत रेखा से आगे है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आगे होगा तो उतना ही दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन जब अक्षांशों की बात करते हैं तो ऐसा नहीं दिखता। अक्षांशों में जनरली क्या होता है, जो आपको पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा कि अक्षांशों में विषुवत रेखा से जब हम उत्तर की तरफ चलते हैं, ध्रुवों की तरफ चलें, या दक्षिण में ध्रुवों की तरफ चलें, दक्षिण ध्रुव की तरफ चलें, तो सामान्यतः दिखता ऐसा है कि जितने हमारे अक्षांश हैं उन अक्षांशों के बीच के मध्य की दूरी में कोई परिवर्तन होता नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि विषुवत रेखा से जब हम ध्रुव की तरफ उत्तर में चलें या दक्षिण की तरफ चलें तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी में बहुत ही स्लाइटली उसमें बढ़ोतरी होती जाती है। यानी देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी में कमी आती जाती है, और इसके विपरीत अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी में जो ऐसे ऐसे बनाई गई हैं, इनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होती जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि किस देशांतर से किस देशांतर तक भारत का विस्तार है, किस अक्षांश से किस अक्षांश तक भारत का विस्तार है, तो अक्षांशीय और देशांतरीय मूल्य में ये जो आएगा, फिगर आएगा, वो तो एक आएगा। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पूछा जाता है अक्सर, और वो पूछा जाता है कि अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर में या मील में, जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं, तो उस किलोमीटर में अगर यहाँ पर उस दूरी का मापन किया जाए तो ये किलोमीटर में कितना होगा। अक्सर आपको पढ़ने को मिल जाता है। मैं यहीं से अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, अभी आपसे मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उसको आप एक्सरसाइज करके और तब बताएं। अब यहाँ ध्यान से समझिए, जब उत्तर से दक्षिण ये पूरी बात होती है कि पूरी भारत की जो लंबाई है वो कितना है, अक्सर क्वेश्चन भी आता है वो कितना है, तो आप इसके विषय में बताते हैं। यहाँ पे सबसे उत्तर से लेके दक्षिण तक, यहाँ से ले लीजिए और यहाँ तक ले लीजिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये कितना होगा। तो यहाँ पर क्या बताया जाता है, आपसे पढ़ते भी हैं, आपके बुक में भी लिखा है, इसी बुक में लिखा है, यानी जो आप एनसीईआरटी आपकी है उसमें लिखा हुआ है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक मुख्य भूमि की जो लंबाई है वो कितना है, 3214 यानी 3214 किलोमीटर। ये किलोमीटर की बात हो रही है, तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर ये लिखा हुआ है। ये प्रश्न पूछा भी जाता है, ठीक है ना, कहीं भी आप पीसीएस देंगे, आईएएस देंगे, आगे चल के जब पढ़ेंगे तो ये सब आपको बताया जाएगा। और यहाँ पर आप ही के पुस्तक से लेकर वहाँ पर ये सब चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है। 3214 किलोमीटर ये तो हो गया उत्तर से दक्षिण का विस्तार। इसी तरह से जब आप पूरब से पश्चिम के विस्तार की बात करेंगे तो स्थिति क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऐसे कुछ आएगा, ओके। अब ऐसे आएगा तो पश्चिम से लेकर पूरब तक ये जो विस्तार आता है, इसको फिगर आउट कितना किया गया है, इसको बताया जाता है कि ये है 2929 यानी 33 किलोमीटर। यानी
पूरब से पश्चिम की तरफ, ध्यान से समझिए इसको, पूरब से पश्चिम का ये जो इसको चौड़ाई आप बोल सकते हैं, ये जो चौड़ाई है ये 2933 किलोमीटर का है, जबकि उत्तर से दक्षिण की तरफ ये जो लंबाई है ये 3214 किलोमीटर का है। तो ये आपको क्या दिखाता है, यानी यहाँ पे इन दोनों में ज़्यादा कौन है, यानी उत्तर दक्षिण ज़्यादा है या पूरब पश्चिम ज़्यादा है? सीधा सा है, फिगर सामने आपका है। तो क्या बताएंगे आप? यानी उत्तर दक्षिण इसकी लंबाई पूरब पश्चिम की चौड़ाई से ज़्यादा है। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिए इसको कि ये ज़्यादा हो गया। ठीक, प्रश्न ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि कितना ज़्यादा है, किलोमीटर में कितना ज़्यादा है। तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, ऐसे ही प्रश्न को सीखा जाता है और यही हम लोग को करना है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे कितना ज़्यादा है तो कैसे हम लोग करेंगे? 2000, ये जो फिगर है 3214 में से 3214 जो किलोमीटर में है, ठीक है ना, ये वाला, इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, 2933 किलोमीटर। अब ये कितना आ जाएगा आपके सामने है, 4 में से 3 चला गया, 1 बच गया, यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 3 गया, कितना हुआ? 8। ठीक है, यहाँ 11 हो जाएगा, तो यहाँ 11 में से 9 गया, कितना हो जाएगा? 2, और ये कट जाएगा। ठीक है ना? ठीक, यानी 281 किलोमीटर, 281 किलोमीटर उत्तर दक्षिण में भारत ज़्यादा लंबा है बनिस्पत पूरब पश्चिम के। ये एक डिफरेंस हम लोग को यहाँ पर मिल गया। ठीक, तो क्वेश्चन का एक जो पूछा जाएगा वो तो हम लोग यहाँ से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके सहारे आपने कर लिया। लेकिन जब आप इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़े लेवल पर जाएंगे, बड़े लेवल मीन्स जैसे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इतना ठीक है, हो सकता है, लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैंने बताया ना कि सिलेबस लगभग वही होता है, थोड़ा बहुत सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अप्रोच टोटल बदल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, लेकिन यही एनसीईआरटी 9th क्लास का लड़का भी पढ़ रहा है, और इसी एनसीईआरटी को हम सिविल के लिए भी पढ़ाते हैं। अंतर क्या हो जाता है? अंतर ये हो जाता है कि इसी में जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं उसको भी इसके साथ अगर क्लब्ड कर दिया जाए, संयुक्त कर दिया जाए, तब देखिए क्या बदल जाता है, कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और वही आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, और यदि आप उसको साथ साथ समझते हुए, यानी अपनी जो समझ बना रहे हैं उसको भी आप कंसीडर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी तैयारी सिविल सर्विसेज की हो रही है। जैसे ध्यान से समझिए, मैंने लिख दिया ना उत्तर और दक्षिण, ये बातें हो गई। अब यहाँ पे आप जरा ध्यान दीजिए कि अभी मैंने आपको बताया कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं, उन देशांतर रेखाओं में विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की यहाँ पर दूरी होती है। विषुवत रेखा पर उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ उनके मध्य की दूरी लगातार कम होती जाती है। और भारत कहाँ है? तो भारत इस देशांतर रेखाओं की स्थिति के हिसाब से आप जब देखेंगे तो विषुवत रेखा के उत्तर होने के कारण 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, जो सबसे दक्षिण का राज्य होगा यानी केरल है, तमिलनाडु है, यहाँ पर ज़्यादा होगा। और उत्तर में 2 केंद्र शासित हमारे क्षेत्र बनाए गए हैं, प्रदेश बनाए गए हैं, जिसमें एक है लद्दाख और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। तो वहाँ पर क्या होगा? बहुत ही कम होगा। ठीक, ये स्थिति आपकी बनी हुई है। ओके, अब अक्षांशों के संदर्भ में मैंने क्या बताया कि अक्षांशों के मध्य की दूरी, यानी एक एक अक्षांश वृत्त के मध्य की दूरी उत्तर की तरफ जब चलेंगे, विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ, ओके, या विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ, ध्रुव पर जब हम जाने की ये कोशिश करेंगे, तब क्या होगा? स्लाइटली बढ़ती जाएगी, यानी धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बहुत ज़्यादा नोटिस न भी करें
तब भी जो केरल और ये जो जम्मू और कश्मीर है, या तमिलनाडु और जम्मू और कश्मीर है, उधर की तरफ जब हम चलेंगे, या लद्दाख की तरफ जब हम चलेंगे, तो उधर की तरफ क्या होगा कि अक्षांश रेखाओं के बीच में बहुत बड़ा अंतर कोई नहीं मिलेगा। देशांतर रेखाओं में मिला, लेकिन अक्षांश रेखाओं में ऐसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब हम, ये तो दूरी हमने देख लिया, जरा अक्षांशों के अनुसार और देशांतरों के अनुसार इनके बीच के डिफरेंस को देखें तो क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। आइए बीच का डिफरेंस देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऐसा करते हैं, 97 डिग्री 25 मिनट ये देशांतरी विस्तार है, और इधर 68 डिग्री 7 मिनट ये पश्चिमी देशांतरी विस्तार है। तो हम 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट को माइनस कर देते हैं। कर लिया। 97 डिग्री 25 मिनट में से माइनस किसको करना है, 68 डिग्री 7 मिनट। अब हम 25 मिनट में से 7 मिनट घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना, 18 मिनट। ओके, और ये 97 है और ये 68 है। जब इसको हम करेंगे तो कितना आएगा, 17 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9, और ये कितना हो जाएगा, 2, यानी 29 डिग्री 18 मिनट का अंतर है। यहां से यहां तक इसका विस्तार हो गया। कितना विस्तार हो गया, 29 डिग्री 18 मिनट का, यानी देशांतरी विस्तार। किलोमीटर में कितना है, 2933 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां कर लेते हैं और इनके बीच का हम डिफरेंस देखते हैं। 37 डिग्री 6 मिनट, इसमें से हम माइनस किसको करेंगे, मुख्य भूमि की हम बात कर रहे हैं अभी, 8 डिग्री और 4 मिनट। अब 6 मिनट में से 4 मिनट माइनस कर दिया तो 2 मिनट बचा, और 37 में से 8 माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा 29 फिर बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो 2 फिगर आ रहा, आप ध्यान रखिए, यहां पर ये फिगर यहां आया और दूसरा फिगर यहां आया। अब जरा देखिए क्वेश्चन कैसे कहां से उठा लेते हैं। यानी अगर आपने ध्यान से यहीं पर पढ़ा हुआ है तो जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको अभी से एक समझ बनाते चलते हैं, जो शुरुआत में मैंने इंट्रोडक्शन के दौरान आपको बताया था। तो आपको आगे जाकर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यानी यूपीएससी बड़ी सहजता से आपकी तैयारी यहीं से होती चलेगी। ध्यान से समझिए, ये है 2933 किलोमीटर, ये इनकी पूर्व से पश्चिम का विस्तार है, ठीक, किलोमीटर में। देशांतर में जब आप आते हैं, देशांतर में आते हैं तो देशांतर में यही क्या हो जाता है, ये 29 डिग्री 18 मिनट का हो जाता है। ये 29 डिग्री मैं यहां लिख दे रहा हूं और 18 मिनट का। 32-14 आइए, 32-14 क्या है, उत्तर से दक्षिण के बीच का मुख्य भूमि का विस्तार है। यहां जब आप आते हैं तो ये कितना आ जा रहा है, 29 डिग्री 2 मिनट। 29 डिग्री और 2 मिनट। आपके सामने कुछ अब दिख रहा है प्रश्न, बिल्कुल देखिए, यानी दूरी में ये वैल्यू है 2933 किलोमीटर, जो 3214 किलोमीटर से कम है। यानी ये वाली वैल्यू कम है दूरी में, लेकिन डिग्री में आपकी ये वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि ये 29 डिग्री 18 मिनट है और ये 29 डिग्री 2 मिनट है। बन गया ना क्वेश्चन, आंसर भी आ गया। यानी अब ये प्रश्न बनता है, और ये प्रश्न इसी कारण ये पीसीएस से लेके और यूपीएससी में, आईएएस में ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहां से प्रश्न आपको आ गया, अब आपने इसको समझ लिया। मैंने एक और आपको बताया था कि राज्यों में आपको जाना है और देखना कि कौन से राज्य को ये टच करती है, कौन से राज्य को ये टच करती है। उसी तरह से पश्चिम में भी और पूरब में भी हम कर सकते हैं, ठीक। यहां पर हम जाएंगे तो ये गुजरात मिलेगा, इधर की तरफ हम आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, ठीक। यहां जब हम आएंगे तो तमिलनाडु मिलेगा। तो इस तरह से यहां पर स्थिति से संबंधित हमारी जो जानकारी थी, उस जानकारी को हम लोगों ने यहां पर किया। ओके, अब हम इसी स्थिति के बाद हम लोग आकार की बात करेंगे। आकार का मतलब कि जो भारत है, इस भारत का, अच्छा एक और बात, यहाँ इसी स्थिति में
हम एक और आपसे कहे थे, अभी चर्चा किए थे कि जब हम चर्चा करेंगे तो निरपेक्ष तो हो जाएगा, इसके आधार पर हमने कर लिया, अक्षांश और देशांतर के आधार पर। हम सापेक्षिक की बात करेंगे। सापेक्षिक का मतलब यह हुआ कि देश और प्रदेश के स्तर पर हम यहाँ पर बात करते हैं। देश और प्रदेश का मतलब यह हुआ कि कोई भूक्षेत्र हुआ, उसके कंपेयर में, उसके कंपैरिजन में, तुलनात्मक स्थिति से हम देखते हैं कि भारत कहाँ है। तो जब इसकी बात हम करते हैं तो भारत हमारा कहाँ आता है, उसको जानने के लिए हम पूरे विश्व को हम लोगों ने क्या किया है, पूरा विश्व महाद्वीपों में बटा हुआ है। यानी पूरे ग्लोब पर जो स्थलीय भाग है, ये स्थलीय भाग और जो जलीय भाग है, जो महासागर है और जो महाद्वीप है, जलीय भाग को हम महासागरों के रूप में जानते हैं और स्थलीय भाग को हम महाद्वीपों के रूप में जानते हैं। और आपको पता है कि जो महाद्वीप जब आप पढ़ते हैं तो महाद्वीप में जैसे एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया, अंटार्कटिक महाद्वीप हो गया, यूरोप महाद्वीप हो गया, ओशेनिया महाद्वीप हो गया। तो इस तरह से कुछ ये महाद्वीप हैं, यानी लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंटल एरिया है इसी को हम बोलते हैं, उन्हीं का ये डिवीजन है, महाद्वीप है। और इसी तरह से हमारे कुछ महासागरीय भाग भी हैं, यानी पूरे संपूर्ण जो जलीय राशि है, सबसे बड़ी जलीय राशि ग्लोब की, जिसका विस्तार ही है 71% भाग पर, पूरे ग्लोब के 71% भाग पर, उनको हम महासागरों में डिवाइड किए हुए हैं। और महासागरों में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, फिर आंध्र महासागर, फिर हिंद महासागर और फिर आर्कटिक महासागर की हम बात करते हैं। अक्सर आपको कभी कभी पढ़ने को मिल जाता है कि एक सदर्न ओशन यानी दक्षिणी महासागर, लेकिन आपको बिल्कुल अभी से क्लियर रही, आपके पुस्तक में भी इस तरह से क्लियर किया गया है कि ये कोई संपूर्ण सभी देश इसको मान्यता नहीं दिए हैं, यानी पूरे वर्ल्ड में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए इसको हम जो संबंधित महासागर हैं, जैसे प्रशांत हो गया, आंध्र महासागर हो गया जिसको हम अटलांटिक के नाम से जानते हैं, प्रशांत को हम पैसिफिक के नाम से जानते हैं, और तीसरा तो अपना इंडियन ओशन है, तो उसी का ये दक्षिणी विस्तार हम इसको कहते हैं, ये उसी का दक्षिणी विस्तार है भी। ठीक, तो जब इसकी बात हम कर रहे हैं तो क्या ये पूरे ग्लोब का 2.4% भाग हमारा ये भूभाग आता है क्या? क्योंकि अब बात आएगी ना कि हमारा ये एक तो किसी स्थलीय खंड है और दूसरा स्थलीय खंड है, तो किसी न किसी महाद्वीप का भाग होना चाहिए। और जब महाद्वीप का भाग होना चाहिए तो हमसे अब यहीं पर प्रश्न पूछा जाएगा कि किस महाद्वीप का भाग होना चाहिए। तो उससे पहले हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि एक चीज यहीं पर क्लियर कर लीजिए एक बात, कि ये पूरा का पूरा भारत, जब ग्लोब में जितने महाद्वीपीय क्षेत्र हैं उनके संदर्भ में ये बातें की जाती हैं क्या कि कितना प्रतिशत भूभाग है? नहीं, विश्व की बात की जाती है। और फिर आपके बात एक आपके मन में प्रश्न आएगा कि जब हम विश्व की बात करेंगे तो विश्व तो महाद्वीप ही है। नहीं, यहां पर फिर आप क्लियर करिए इसको। विश्व में ये जितने महाद्वीप हैं, आपको पता है कि इन महाद्वीपों में एक महाद्वीप ऐसा है जहां हम रह नहीं सकते, यानी परमानेंट हमारा अधिवास वहां पर नहीं हो सकता, और वो महाद्वीप है अंटार्कटिक महाद्वीप। यानी अंटार्कटिक महाद्वीप पर हम नहीं रह सकते। इसका मतलब यह हुआ कि अंटार्कटिक को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद जितने शेष महाद्वीप बच गए, जैसे एशिया महाद्वीप हो गया, यूरोप महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ओशेनिया महाद्वीप हो गया, उसी तरह से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया। ये जितने महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपीय क्षेत्रफल का, जहां लोग अधिवासित हैं, रहते हैं, उसका 2.4% भाग हमारा भूक्षेत्र है। 2.4%, 2.4% भाग। अब क्लियर हो गया यहां पर। अब ये जो महाद्वीपीय डिवीजन किए गए हैं, जो अधिवासित हैं, उसमें कहां हैं हम? क्योंकि हमने बताया ना कि सापेक्षिक रूप में हमें उसी के संदर्भ में सारी बातें करनी है। तो जब हम वहां बात करते हैं तो हम जो सबसे बड़ा महाद्वीप, जो आप पढ़ चुके हैं नीचे वाले क्लास में, तो सबसे जो बड़ा महाद्वीप है जिसको हम एशिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, उसी एशिया महाद्वीप के हम भाग हैं। ओके, अब एशिया महाद्वीप की बात हो रही, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो सबसे बड़े महाद्वीप को भी क्या किया गया है?
तो उसको भी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ऐसे उनका डिवीजन किया गया है। तो फिर यहां पर भारत का प्रश्न आता है कि एशिया महाद्वीप के किस भाग में भारत आता है? तो भारत दक्षिणी एशिया में आता है। ध्यान से समझिएगा, भारत की स्थिति दक्षिणी एशिया में है, यानी एशिया के दक्षिणी भाग में है। भारत ही निर्धारित करता है कि इसके जो इधर वाले भाग होंगे यानी पूरब वाले होंगे वो पूर्वी एशिया के भाग होंगे, और जो इधर वाले भाग होंगे वो पश्चिमी एशिया के भाग होंगे। इसका मतलब भारत की स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है कि भारत एक केंद्रीय स्थिति के साथ यहां पर है। केंद्रीय स्थिति का मतलब हो गया कि भारत की इस केंद्रीय स्थिति से कुछ एशिया के जो देश होंगे या जो राज्य होंगे वो किधर होंगे? पूरब में होंगे, और कुछ होंगे वो पश्चिम में होंगे, और भारत कहाँ हो गया? दक्षिण में हो गया। ओके, तो ये इनकी सापेक्षिक स्थिति हो जाएगी। ओके, तो सापेक्षिक स्थिति जो मैंने आपसे पहले ही चर्चा किया था, निरपेक्ष एब्सोल्यूट उसको बोलते हैं, और दूसरा सापेक्षिक। ये इसी देश और प्रदेश के संदर्भ में इसका लोकेशन हम लोग करते हैं। अब दक्षिणी एशिया, साउथ एशिया याद रखिएगा कि दक्षिणी एशिया में हम हैं। अब दक्षिणी एशिया में हैं तो एक और बात आपको ध्यान में रखना है यहां पे कि एशिया में हैं तो ग्लोब के, अब इसके संदर्भ में और क्या ध्यान में रखना है? तो यहां पर ध्यान में रखना है कि ग्लोब में हम जानते हैं, जब हम ये बातें कर रहे हैं 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट, और ये 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ये पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ये विस्तार की जब हम बात कर रहे हैं, तो इस स्थिति में जो ये विस्तार है, इस स्थिति में कुछ और इसको कुछ एडवांटेज मिला हुआ है क्या? यानी उसको कुछ विशिष्टता इसको प्राप्त हो गई है क्या यहां पर होने से? यस, इसको प्राप्त हो गई है विशिष्टता। क्या प्राप्त हो गई है? जब यहां आप देखेंगे तो पता चलेगा कि यहां होने से सबसे बड़ा इसको एडवांटेज क्या मिल गया? यहां होने से सबसे बड़ा इसको एडवांटेज मिल गया कि यहां से कर्क रेखा गुजरती है ना? यहां से भारत से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा गुजरती है तो ध्यान से फिर यहां पर समझिए चीजें। हम पूरे विश्व को हम आगे आ जाते हैं, यहां पर हम बना लेते हैं एक नया ले लेते हैं हम लोग। ये ग्लोब हो गया, और इस ग्लोब में आप अपने पूर्व की कक्षा में पढ़े होंगे कि यहां पर ये हो गया इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, इसकी अपनी वैल्यू हो गई 0 डिग्री, और इसी ग्लोब के नॉर्थ में, उत्तर में, यहां पर एक लाइन में खींच दे रहा हूं, नॉर्थ में और साउथ में, जिसको हम उत्तर में, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा बोलते हैं। यहां ये रेखा दिख रहा है। फिर मैं वही आपसे कहूंगा कि ग्लोब में जब देखेंगे तो ये भी एक सर्किल के रूप में दिखेगा, एक वृत्त के रूप में दिखेगा। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया यानी कर्क वृत्त, और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर वृत्त, जो यहां पर 2 डायमेंशन में ये आपको रेखा दिख रही है। ठीक, इनकी वैल्यू हो गई। और इसी तरह से आपने देखा होगा यहां पे एक आर्कटिक और दूसरा अंटार्कटिक, इसको आर्कटिक और अंटार्कटिक ये वृत्त है, सर्किल्स हैं, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, ये स्थितियां हैं। अब ये कैसे बनी है, क्या बनी है, इसको आप पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि ये सारी की सारी एक्चुअल में सूर्य के आधार पर और पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के आधार पर ये निर्धारित देशांतर अक्षांश वृत्त है। यानी पृथ्वी झुकी हुई है, सब जानते हैं आप, और ये झुके हुए रूप में एक तो घूर्णन करती है, रोटेट करती है, और दूसरा इस रोटेशन के साथ ही साथ ये सूर्य की परिक्रमा करती है, जो ये लगभग एक, जिसको हम पूरे साइकिल को एक कंप्लीट जो ड्यूरेशन होता है उसको आप 1 वर्ष के रूप में जानते हैं। तो 1 वर्ष में ये एक पूरा साइकिल अपनी कंप्लीट करती है, लेकिन झुके हुए रूप में और घूमते हुए। और इन्हीं स्थितियों के कारण
इसका आविर्भाव होता है, यानी ये कुछ विशेष अक्षांश वृत्त का निर्माण होता है। और इन अक्षांश वृत्तों की अपनी अपनी एक वैल्यू है, यानी इनका एक मूल्य है, और उस मूल्य के हिसाब से आप सभी जानते हैं कि इस मूल्य में ये हो गया 0 डिग्री, 0 डिग्री, ये हो जाता है 23.5 डिग्री जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री, और नॉर्थ है, ये डिग्री होगा नॉर्थ, नॉर्थ यहाँ लिख दे रहे हैं, चलिए उत्तर, और ये हो जाएगा उसी तरह से 23 डिग्री यानी 23.5 डिग्री, ये साउथ हो जाएगा, यानी ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये विषुवत रेखा। ठीक है, हम यहाँ संक्षिप्त के लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिख दे रहे हैं कर्क रेखा के लिए, ठीक, और यहाँ पर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लिख दे रहे हैं, संक्षिप्त में TCA लिख दिया, यानी ये मकर रेखा है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, जो आप पढ़ चुके हैं। यहाँ हम केवल संदर्भ ले रहे हैं अपनी आगे जो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसके प्रति अपनी समझ बनाने के लिए। और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आर्कटिक सर्किल। तो ये कितने का है, इसका मूल्य कितना है, 66.5 डिग्री, ये भी नॉर्थ है, और इसका कितना होगा, तो 66.5 डिग्री, ये हो गया साउथ हो गया। ओके, ये आपने देख लिया, किसके आधार पर निर्धारित हुआ है, पृथ्वी के रोटेशन, रेवोल्यूशन और एक्सियल टिल्टिंग, जिसको हम अक्षीय झुकाव कहते हैं, इनके आधार पर ये निर्धारित हैं। और ये कुछ प्रधान ऐसे ये अक्षांश वृत्त हैं जिनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है पृथ्वी पर ताप कटिबंधों को बनाने में, क्योंकि सूर्य से मिलने वाली जो ऊष्मा है, एनर्जी है, जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है, तो उसी से ये सीधे सीधे प्रत्यक्षता संबंधित है। इसीलिए इसकी भूमिका हो जाएगी मौसम और जलवायु और ऋतुओं के संदर्भ में, जब बात होगी तो वहाँ पे हो जाएगी। तो एक तो ये बातें यहाँ पर समझ लिए, लेकिन एक और विशेषता यहाँ पर निर्मित हो जाती है या उसका आविर्भाव हो जाता है, और वो इसलिए हो जाता है, आगे भी पढ़ेंगे या पीछे आप डिस्कस कर चुके होंगे, जिसको हम एक उस विशेषता को हम अलग एक रेखा से यहाँ पर हम खींच के आपको दिखाएं पहले, कि उसको आप यहाँ पे इस रेखा के सहारे समझ सकते हैं। ये जो ब्लू वाली लाइन है, अब समझिए, जो दो ट्रॉपिक्स के बीच का क्षेत्र हो गया, दो ट्रॉपिक्स के बीच का जो क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। ओके, वैल्यू हो गई 23.5, ठीक, 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण। अब यहां देखिए कि भारत की स्थिति में ये 23.5 आएगा कि नहीं उत्तर और दक्षिण में। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में कहीं 23 डिग्री 30 मिनट यानी 23.5 आएगा कि नहीं, निश्चित रूप से आएगा 23.5। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे ये जिसको हम बोल रहे हैं कर्क रेखा और इसको बोल रहे हैं मकर रेखा, तो मकर रेखा और कर्क रेखा में से कौन सी रेखा आएगी, कर्क रेखा आएगी। अर्थात यहां पर ये वाली जो लाइन है ये यहां आएगी, कर्क रेखा आएगी। यही ब्लू वाली लाइन से मैंने आपको कर्क रेखा ड्रॉ किया है। अब एक और बात ध्यान में रखिए, दूसरी ये है कि हमने क्या कहा कि ये जो व्हाइट वाला जोन जो है आपको जो दिखाई दे रहा है, जो विषुवत रेखा से उत्तर कर्क रेखा तक और विषुवत रेखा से दक्षिण मकर रेखा तक विस्तारित है, इसको हमने कहा कि ये उष्ण कटिबंध है। इसका मतलब ये हुआ कि विषुवत रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र ये हुआ ना, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और विषुवत रेखा नीचे होगा, तो ये संपूर्ण क्षेत्र जिसमें हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आ जाएगा, ये संपूर्ण क्षेत्र ये भी उष्ण कटिबंध हो जाएगा। ओके, अब एक दूसरी बात फिर आइए, आप यहां देखिए, मैंने जो ब्लू वाली लाइन ड्रॉ की इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध, उप उष्ण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिकल रीजन,
सब ट्रॉपिकल, इसको कहा जाएगा उपोष्ण। सब ट्रॉपिकल, तो सब ट्रॉपिकल के लिए हमने लिख दिया ST। ओके, यानी ये ट्रॉपिक्स है तो ये सब ट्रॉपिक्स, जिसे राष्ट्रपति होता है उपराष्ट्रपति, उसी तरह से प्रेसिडेंट होता है तो वाइस प्रेसिडेंट, तो उसी तरह से आप समझिए कि ये ट्रॉपिकल है तो ये सब ट्रॉपिकल, यानी सब ट्रॉपिकल लाइन, इसकी भी अपनी एक वैल्यू है। और ये जो वैल्यू बनाई गई है, बताई गई है, ये कितना है, तो एवरेज है इसका 35 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे ही होगा 35 डिग्री साउथ में भी। लेकिन अभी हम लोग 35 डिग्री साउथ की बात या साउथ में किसी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारत का विस्तार हम लोग उत्तर की तरफ चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो 35 डिग्री उत्तर है, ये हमेशा ये जो उसकी आदर्श स्थिति है, जो एवरेज है, उसकी बात हो रही है, क्योंकि ये स्थिर नहीं रहता। बाकी सब स्थिर रहते हैं लेकिन ये स्थिर नहीं रहता। यहाँ से ये वर्ष में एक बार 5 डिग्री लगभग उत्तर की तरफ शिफ्ट कर जाता है, ये वाली लाइन शिफ्ट कर जाती है, यानी इसकी विशेषताएं उत्तर की तरफ विस्तारित हो जाती हैं, और एक बार 5 डिग्री नीचे की तरफ हो जाती है तो ये 30 डिग्री तक आ जाती है। ये भी पहले आपने पढ़ा हुआ होगा। यहाँ हमें उसका उपयोग करना है। हम इसको लेके चल रहे हैं कि चलो हम ना उत्तर जाएंगे और न दक्षिण जाएंगे, हम केवल 35 इसका जो औसत है उसको लेके चलेंगे। तो 35 से लेकर और कर्क रेखा के बीच का जो ये क्षेत्र हो गया उत्तर में, ऐसे ही क्षेत्र बन गया आपका दक्षिण में भी, दक्षिण में भी। तो ये जो क्षेत्र हो जाता है उसको कहा जाता है उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध, ठीक है। तो उष्ण कटिबंध कौन सा हो गया, ये व्हाइट वाला हो गया, और उपोष्ण कटिबंध कौन सा हो गया, ये ग्रीन वाला हो गया। अब आप बताइए कि अगर ये 35 है और ये 23.5 है, लिखा है ना 23.5, और ये हो गया 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो भारत इसमें है कि नहीं, भारत इसमें है कि नहीं। ये 37 है और ये 23.5 है, तो 23.5, ये ब्लू वाली लाइन कितनी हो गई, 23.5। हम यहां लिख दें क्या इसको, 23.5, ठीक है ना। तो 23.5 और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में 35 आएगा ना, आएगा। ये 37 जा रहा है तो 35 आएगा, और चूंकि उसका अधिकतम विस्तार आपने अभी यहां देखा कि ये 40 तक जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो अभी 37 डिग्री 6 मिनट ही है, अभी तो इसमें पूरी गुंजाइश है कि और उत्तर तक ये विस्तारित हो सकता है। तो भारत का विस्तार जो यहां से आगे है वो उपोष्ण कटिबंध हुआ कि नहीं, यानी सब ट्रॉपिकल जोन हो गया, ये वाला ट्रॉपिकल जोन हो गया, और उपोष्ण और उष्ण कटिबंध के मध्य में स्थित ये रेखा कौन सी हो गई, कर्क रेखा हो गई। तो ध्यान रखिए, ये सब सारे जितना हमने डिस्कस कर लिया, यहां से जो आपके यूपीएससी के लिए प्रश्न इसी वाले हिस्से से ऐसे ही पूछे जाएंगे, वो अप्लाइड और कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा की। जब कर्क रेखा की बात हो गई, क्योंकि आपके सिलेबस में, आपके इस एनसीईआरटी के क्लास 9th में ये कर्क रेखा की चर्चा की गई है, तो कर्क रेखा पर बहुत तरह के प्रश्न आते हैं। पहला तो ये प्रश्न आता है कि कर्क रेखा यहाँ किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, और ये आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। कर्क रेखा अगर आप देखिए तो 2 राज्य तो आपको ऐसे दिख जा रहेंगे, 2-3। सबसे पश्चिम में इसको तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सबसे पश्चिम में क्या है, ये गुजरात है, और गुजरात में भी ये वाला हिस्सा क्या है, ये गुजरात में ये कच्छ का हिस्सा है, यानी गुजरात में कच्छ से होके जाती है, और ये काठियावाड़ वाला हिस्सा कहा जाता है। जब इधर की तरफ आप आएंगे तो 2 राज्य आपको दिखाई दे रहा है, एक हो जा रहा है त्रिपुरा, दूसरा हो जा रहा है ये मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो एक इधर राज्य क्लियर हो गया, 2 इधर राज्य क्लियर हो गए, दोनों से होके जा रहा है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो एटलस खोलकर जब आप उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुजरात के बाद राजस्थान आता है, उसका भी दक्षिणी भाग यहां पर पड़ता है, उससे होकर भी जा रही है कर्क रेखा। राजस्थान के बाद से जब आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश आपको मिलेगा, मध्य प्रदेश के बाद जब आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ
एक क्षेत्र है जो राज्य का दर्जा पा चुका है, जिसको हम छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं, तो उससे भी होके जा रही है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर बिहार से अलग हुआ। जो पहले बिहार था संयुक्त बिहार, तो उसके भी 2 राज्य बने थे, एक को बिहार के नाम से ही जाना गया और दूसरे को झारखंड के नाम से जाना गया। तो झारखंड से होते हुए भी जाता है, यहां से ये रेखा जा रही है, और झारखंड के बाद यहां पर पश्चिम बंगाल राज्य, और बाकी तो मैंने बताया है कि त्रिपुरा और मिजोरम। तो इतने राज्यों से होकर जा रही है। तो राज्य कितने हो गए आप सीधे यहां काउंट कर सकते हैं। गुजरात, राजस्थान 2 हो गया, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश 3 हो गया, छत्तीसगढ़ 4 हो गया, झारखंड 5 हो गया, पश्चिम बंगाल 6 हो गया, और ये त्रिपुरा 7 हो गया, और मिजोरम 8 हो गया। तो आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि गुजरती है तो ये कितने राज्यों से होकर ये गुजरती है। तो यहां पर एक ये बात हमें ध्यान में रखनी है, और दूसरा हमें क्या ध्यान में रखना है कि भारत का विस्तार, संपूर्ण विस्तार किन कटिबंधों में है। तो जब कटिबंधों की बात आएगी तो आप क्या बताएंगे कि उष्ण कटिबंध में भी है और उपोष्ण कटिबंध में भी है। समझ रहे हैं ना। इतनी बातें आपकी आ गई जो स्थिति के आधार पर हो गई, और निरपेक्ष स्थिति के आधार पर आपने इसकी चर्चा कर ली। जो मैंने शुरुआत में संदर्भ लिया था, मैंने आपको बताया था कि निरपेक्ष पर हम बात करेंगे, और साथ ही मैंने ये भी किया था कि सापेक्षिक स्थिति की भी बात किया जाएगा। तो सापेक्षिक में भी हमने समझ लिया। सापेक्षिक में हमने क्या समझा, हम एशिया महाद्वीप में है। पहली बात, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। हमारे से पश्चिम में पश्चिम एशिया, हमारे से पूरब में पूरब एशिया आएगा, यानी हम लगभग सेंट्रल लोकेशन में हैं। ओके, ये स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ पर जो स्थिति और आकार, या आकार और स्थिति के संदर्भ में जो बात की गई है, ये पूरी बात यहाँ पर आ गई। अब इसके दूसरे पक्ष की बात हम लोग करेंगे, और दूसरा पक्ष क्या है, भारत और विश्व, यानी भारत और विश्व, यानी हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर। यहाँ यानी अब आकार में ही, अब इसके आकार का साइज का कंपैरिजन होगा, साइज का कंपैरिजन होगा। लेकिन साइज के कंपैरिजन से पहले हमें 2-3 बातों को यहाँ पर जान लेना है, तब हम साइज का कंपैरिजन करेंगे। पहले हम ये जान लें कि जो आकार की बात हुई है, इस आकार में भारत के जो विस्तार की भी बात हुई है, इस विस्तार में दो प्रकार की विशेषताएं भारत को प्राप्त हुई हैं। एक विशेषता तो हो गई जो आप जान रहे हैं, यहां से देख रहे हैं कि गुजरात से लेकर और सीधे यहां तक ये जो पश्चिम बंगाल का, ये जो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा है, यहां तक ये पूरा का पूरा स्थलीय विस्तार है भारत का। और इसी के कारण यहाँ से जो संबद्ध जो हमारे कुछ पड़ोसी देश आते हैं, तो उनकी सीमाएं यहाँ पर टच करती हैं। ओके, और उसके बाद जब नीचे की बात हम करेंगे तो यहाँ पर हमारी जलीय सीमा है। भारत के इस महत्व के कारण ही इसके दक्षिण में स्थित पूरे जलीय सीमा का, या जलीय राशि का नाम भी कर दिया गया है हिंद महासागर। तो जो हिंद महासागर है, ये इसके दक्षिण में स्थित है। यहाँ से लेकर यहाँ बंगाल तक, यानी गुजरात से लेकर और बंगाल तक जो बांग्लादेश की सीमा आएगी, यहाँ जो स्थलीय सीमा है ये 15,200 किलोमीटर की लंबाई में है। और लगभग इसके लगभग आधा आप मान सकते हैं 7,516.6 किलोमीटर की जो लंबाई है, वो लंबाई इसके जलीय सीमा की है। और जलीय सीमा में भी अब दो बातें आ जाएंगी। जलीय सीमा में एक तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा हो जाएगी, और एक हो जाएगी ये हमारे जो द्वीप समूह हैं, ये भी तो भारत के भाग हैं। तो भारत के भाग हैं तो इनकी जलीय सीमा यहां पर आ जाएगी। ओके, अब इन दोनों को जब संयुक्त कर दिया जाएगा तब आ जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। ये पूरी 15,200 की लगभग आधी लंबाई में हमारी जलीय सीमा है। लेकिन इसमें भी, यानी जो समुद्री सीमा हो गई, उस समुद्री सीमा में भी अगर हम द्वीप समूहों को अलग कर दें तो मुख्य भूमि का विस्तार लगभग 6,100 किलोमीटर की लंबाई में है। ओके, तो ये आपको यहां थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। और इनमें भी थोड़ी सी एक्सरसाइज आप करिएगा कि जब राज्यों को आप पहचानिएगा तो राज्यों को देखिएगा आप इसमें करके,
ये ध्यान में रखना होता है, याद करने के लिए आपकी प्रैक्टिस जरूरी है कि गुजरात से लेकर कौन कौन से ऐसे राज्य आते हैं जो यहाँ पर समुद्री सीमा बनाते हैं। मैं थोड़ा सा उदाहरण के लिए आपको मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे दे रहा हूँ। जैसे ये गुजरात हो गया, समुद्री सीमा वाला हो गया। गुजरात के बाद से यहाँ पर राज्य की बात कर रहे हैं, केंद्र शासित क्षेत्र को अभी छोड़े रहिए, उसको थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करिएगा। यहाँ पर राज्य में गुजरात के बाद से सीधे यहाँ पर कौन सा राज्य आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा। महाराष्ट्र के बाद से कौन सा आ जाएगा? गोवा आ जाएगा। गोवा के बाद कौन सा आ जाएगा? कर्नाटक आ जाएगा। कर्नाटक के बाद कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर केरल आ जाएगा। केरल के बाद यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु के बाद से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ये क्या है? ये जलीय सीमा वाले राज्य हैं, जलीय सीमा वाले ये सब राज्य हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ से आपको देशों का क्रम भी हम लोग को करना होगा, आगे पहले पढ़ेंगे। पहले हम लोग विश्व की बात जो कर रहे हैं, तो विश्व के संदर्भ में हम देखें कि भारत की का जो साइज है वो क्या है। साइज यानी एरिया हमें बात करनी है। अभी मैंने आपको बताया कि पूरे ग्लोब के भूभाग जो महाद्वीपीय क्षेत्र हैं, किसको छोड़ के? अंटार्कटिक को छोड़ के शेष जो विश्व है, जो अधिवासित विश्व है, उस विश्व के संदर्भ में हम जब देखते हैं तो हमें जो भूभाग मिला है ये 2.4% उस टोटल एरिया का मिला है। और ये पूरा एरिया जब आप देखते हैं तो ये कितना हो जाता है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ओके, ये पूरा एरिया हमारा भारत का हो जाता है। और इस एरिया के हिसाब से जब हम देशों को देखते हैं कि कौन कौन से देश हमारे से ज़्यादा है या कम है या हम कहाँ हैं, तो पता चलता है कि हमारी एक अच्छी खासी पोजीशन है। क्योंकि सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है। रूस सबसे बड़ा है, उसका एरिया पूरे ग्लोब में सबसे बड़ा देश हो गया रूस। रूस के बाद जब हम देखते हैं तो कनाडा, यानी हम अगर नोट करें तो यहां कर सकते हैं हम सबसे रूस, रूस एक नंबर पर हम लिखें, एक नंबर पर सबसे बड़ा जिसका भाग है वो हो जाएगा रूस। रसिया, रसिया, रसिया के बाद कनाडा दूसरे नंबर पर, कनाडा, यानी ये हमसे बड़े हैं। सबसे बड़ा ये हो गया, अभी भारत आ नहीं रहा है, इसका मतलब कि ये सब बड़े हैं हमसे। बड़े का क्रम पूछा जाता है तो रूस हो गया, कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी जिसको हम यूएसए के नाम से जानते हैं। तो रूस हो गया, कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। अब अगला जो आता है वो एरिया में चीन आ जाता है। चीन भी हमसे क्या है? बड़ा है। चीन हमसे बड़ा है। तो चीन हो गया, ब्राजील हो गया, ये भी हमारे से बड़े हैं। चीन हो गया, ब्राजील हो गया, और ओसेनिया महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। अब क्वेश्चन आपको देखिए कैसे ये सब पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में जब हम आते हैं तो 7वें नंबर पर हम आते हैं, हमारा पोजीशन हो जाता है 7वें नंबर पर, ये हो गया भारत। ठीक, तो हम कहाँ आ गए? हम विश्व के 7वें बड़े देश हैं। हमसे बड़े ये सारे हमारे से बड़े देश हो गए यहाँ पर। ओके, और इन बड़े देशों में हमारा भू क्षेत्र कितने का हो गया? तो 2.4% का हो गया। जो विश्व है उसका 2.4% कितना हो गया? तो 32,87,000 हो जाता है ना? 32,87,000 जो वर्ग किलोमीटर में हम बात करेंगे तो 32.87 लाख ये हमारा एरिया हो गया, क्षेत्रफल हमारा हो गया। और इस क्षेत्रफल में कई प्रकार की विशेषताएं होंगी जो आगे चल के हम लोग का खुद चैप्टर बना हुआ है, तो उसके अंतर्गत हम लोग उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उसकी पूरी व्याख्या वहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर
अगला जो सब हेड्स आता है, अगला जो इसका उपशीर्षक आता है जिसके अंतर्गत हम लोग को जानना होता है, वो हो जाता है भारत और उसके पड़ोसी देश। अब पड़ोसी नेबरिंग कंट्रीज में हमें ध्यान में रखना है कि भारत और उसके पड़ोसी देश में कौन कौन से आएंगे, यानी हम यहीं पर इसको नोट कर लेते हैं, भारत और उसके पड़ोसी देश। ठीक है। अब देखिए पड़ोसी, पड़ोसी का मतलब कि एक तो होनी चाहिए कि भारत से काफी निकटता होनी चाहिए। जब इस तरह से बातें आती हैं तो दो आधार पर नेबरिंग कंट्रीज यानी पड़ोसी देशों का यहां पर हम लोग विभाजन किए हैं या विभाजन किया गया है। एक ऐसे पड़ोसी देश जो सीधे सीधे भारत के जो स्थलीय सीमा है उस स्थलीय सीमा से संबद्ध है, यानी जो अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि भारत की स्थलीय सीमा यहां से लेकर और यहां तक आती है, तो ये कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर जो है, इस 15,200 किलोमीटर में कहीं ना कहीं वो शेयर करते हैं, यानी इन दोनों का कॉमन बाउंड्री लाइन होगी। तो यहां से हम उनको देखते हैं कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो पश्चिम में हमारे पास यहां कौन हो जाता है, पाकिस्तान हो जाता है। पश्चिम में पाकिस्तान, यानी गुजरात के इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक जब हम आएंगे तो हमें यहां पाकिस्तान मिलेगा। पाकिस्तान के बाद इसके बाद चीन की सीमा शुरू हो जाती है, नेपाल तक यहां पर आ गई, क्योंकि हम और चीन नेपाल तक ही होंगे। नेपाल के बाद नेपाल और हमारी सीमा शुरू होगी। नेपाल की सीमा चीन के साथ लगेगी, हमारे साथ नहीं लगेगी। तो इस तरह से आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारी सीमा किसके साथ टच हो जा रही है, किसके साथ आ रही है। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहां से अब ये जो बाउंड्री लाइन जा रही है ये किसके साथ हो जा रही है, ये भारत के साथ हो रही है, उसके बाद नेपाल के साथ हो जाएगी। फिर थोड़े समय के लिए थोड़ी दूरी यहां पर मिलेगी, ये जो सिक्किम है यहां पर चीन मिलेगा हमें, फिर भूटान आ जाएगा और भूटान के बाद से फिर से चीन हमें मिलेगा और ये चीन यहां तक आ जाएगा। ओके, तो पहला हो गया, यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें कौन सा मिलने वाला है, सबसे पहले हमें कौन मिला, यहां पर मिला पाकिस्तान। ओके, हम रेड से कर दिए, अब आइडेंटिफाई करना काफी आसान हो जाएगा। तो ये हो गया पाकिस्तान, ठीक, ये हो गया चीन, दूसरे कलर से हो गया। और उसके बाद हम कलर चेंज कर दे रहे हैं कि आपको सुविधा और हो जाए। उसके बाद यहां से कौन आ जाएगा, तो म्यांमार आ जाएगा। जो पहले बर्मा हुआ करता था वही म्यांमार हो गया। ओके, तो ये म्यांमार हो गया। फिर हम कलर चेंज कर देते हैं और फिर आपको सुविधा हो जाएगी। यहां से अब कौन हो जाएगा, तो ये बांग्लादेश हो जाएगा, यानी ये बांग्लादेश आ गया। ठीक, अब कितने हो गए, आप इसके कलर के आधार पर इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 1 2 3 4, ये तो दिख गया। और आप यहां देखिए, यानी कौन सा हो गया, पहले पाकिस्तान, चीन आपको दिख रहा है, चीन के बाद आपको जो दिख रहा है उसमें म्यांमार दिख रहा है, बांग्लादेश दिख रहा है। लेकिन दो और ध्यान रखिए यहां पे, और वो दो कौन से हो गए उनको आप ध्यान रखिए। तो यहां पे ये वाला हिस्सा हो गया नेपाल, ये हो गया भूटान। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। और एक चीज जहां सब कंफ्यूजन हो जाता है तो उसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग यहां बात कर रहे थे कि ये पाकिस्तान की सीमा है, यहां चीन की सीमा है, यहीं पर एक और क्षेत्र है जिसका बाउंड्री लाइन हमसे आकर टच करता है, क्योंकि ये पूरा संपूर्ण भारत का भाग है। आप इसको भी जरूर यहां ध्यान में रखिएगा कि भारत, ये भारत है जिसको आप देख रहे हैं, अक्सर चर्चा होती है कि चीन ने इसके कुछ हिस्से को ऑक्साई चीन बना रखा है, इसके हिस्से को पाकिस्तान ने नाजायज रूप से कब्जा कर रखा है, लेकिन है तो भारत का, इसलिए ये भारत का क्षेत्र है। और जब भारत की सीमा की बात आएगी तो यहां पर इसकी भी सीमा मिलेगी और ये हो जाएगा
अफगानिस्तान। तो कुल कितने हमारे पड़ोसी देश हो गए जो स्थलीय सीमा वाले हो गए? जब यहां आप देख रहे हैं तो अब संख्या कितनी हो जाएगी? तो पहले नंबर पर पाकिस्तान, पाकिस्तान, दूसरे नंबर पर कौन हो गया? क्रम से आए हैं अब अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? चीन, चीन। चौथे नंबर पर कौन आ जाएगा? नेपाल। पांचवें नंबर पे कौन आ जाएगा? भूटान। फिर चीन आ जाएगा। फिर आगे कौन आ जाएगा? म्यांमार, म्यांमार। फिर सातवें नंबर पर कौन आ जाएगा? बांग्लादेश, बांग्लादेश। ओके, तो कितने हमारे ऐसे पड़ोसी देश हो गए जिनकी स्थलीय सीमा भारत के साथ मिलती है? तो ये क्रम हो गया। अब आपसे पूछे जाएंगे तो जो प्रश्न बनते हैं वो यही बनता है कि पूरब से पश्चिम बताइए। दूसरा प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा सीमा रेखा, सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी मिलती है? तो उस आधार पर आप देखेंगे तो बांग्लादेश की सीमा रेखा चीन से भी ज्यादा है, तो बांग्लादेश नंबर 1 हो जाता है यहां पर। और सबसे छोटी सीमा रेखा किसकी मिलती है? तो अफगानिस्तान की मिलती है। तो इस तरह से आपके प्रश्न ऐसे ही तैयार होते चलते हैं और इसी तरह से इनको तैयार किया जाता है। तो ये तो सीमा की बात हो गई। यहां जब पूछा जाएगा तो स्थलीय सीमा के बाद अब दूसरे ऐसे कौन से देश हैं जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज के नाम से, पड़ोसी देश के नाम से हम उनको भी जानते हैं, और वो कौन से देश होंगे? तो दो देशों का नाम यहां पर खूब ध्यान से समझिएगा। एक आप सब जानते हैं और वो हो जाता है श्रीलंका, और दूसरा हो जाता है मालदीव। अब मालदीव की जब बात आएगी तो मालदीव का ये लोकेशन मैं यहां पर बना दे रहा हूं। ये लक्षद्वीप आपने देखा था, और लक्षद्वीप के ठीक नीचे की तरफ यहां पर द्वीप समूह है मालदीव का, ठीक है, लक्षद्वीप के नीचे मालदीव। तो ये मालदीव भी पड़ोसी हो गया और श्रीलंका भी पड़ोसी हो गया। श्रीलंका के विषय में एक प्रश्न पूछा जाता है, और श्रीलंका के विषय में जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जिस जलीय राशि से ये अलग होता है तो उसमें कौन कौन से हैं? तो यहां पर इसको बोलते हैं पाक स्ट्रीट यानी पाक जलडमरू मध्य, और इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी इसको बोलते हैं। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पूछा जाएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यहां जब बात होगी तो ये अंडमान और निकोबार दो द्वीप समूह है, संयुक्त रूप से एक साथ स्थित है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। तो निकोबार द्वीप समूह में यहां पर इंदिरा पॉइंट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, जो 6 डिग्री 45 मिनट पर है। इसके विषय में कई बार चर्चा होती है कि जब सुनामी 2004 में आया था तो इसके साथ क्या हुआ था। तो 2004 में जब सुनामी आया था, जब जल स्तर काफी बढ़ गया था भूकंपीय तरंगों के कारण, जिनसे सुनामी लहरें उत्पन्न हुई थी, तो ये डूब गया था। लेकिन 3 दिन के बाद से फिर जल स्तर जैसे ही शांत हुआ तो फिर उसकी पोजीशन आ गई, जो अक्सर आप देखते हैं बुक में, अक्सर उसको संशोधित नहीं किया गया। वहां ये लिख दिया गया है कि वो समाप्त हो गया तो समाप्त हो गया। एक बार कहीं किसी के यहां बाढ़ आ गया तो बाढ़े आ गया, ऐसा समझा जाता है, ये गलत है। उस समय के लिए डूबा हुआ था, कुछ समय के लिए डूबा हुआ था, उसके बाद से फिर वो इमर्ज हो गया, आ गया। तो अब ये इंदिरा पॉइंट यहां पर है, ये दक्षिणतम इसका बिंदु है। यहां पर जब बात आती है तो ये मालदीव हो गया, ठीक है। तो ये इसकी स्थिति के विषय में, इसके आकार के विषय में, इसके भारत और बाकी विश्व के संदर्भ में जो बातें होती हैं, राज्यों के कंपैरेटिव दूसरे देशों के साथ इसके तुलना के संदर्भ में हम लोगों ने बातें कर लिया, और भारत के पड़ोसी देशों की बात हम लोगों ने यहाँ पर कर ली। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो पड़ोस में तो नहीं है, लेकिन इनसे जलीय सीमा के माध्यम से सीधे हमारी पहुंच, एक्सेस वहाँ पर है, डायरेक्ट एक्सेस है, जिसमें हम यहाँ के दक्षिणी पूर्वी एशियाई द्वीप समूह के देशों को भी ले सकते हैं, और यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप आएगा, उस अफ्रीका महाद्वीप के देशों को भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये हमारा हुआ यहाँ पर भारत का एक जो पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर को हम लोगों ने डिस्कस किया, जो भारत की स्थिति और भारत के आकार के संदर्भ में थी। और यहाँ पर हम लोग ने उसके सारे पक्षों को, जो क्लास 9th के लेवल का है, उसको समझा। लेकिन हम लोग यहाँ क्लास 9th को पढ़ाने का उद्देश्य यहाँ केवल ये नहीं था,
बल्कि उद्देश्य यह है कि अगर बच्चे चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि नहीं हम आगे जाकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले हैं, तो जो अप्रोच रखा गया उस अप्रोच को सिविल सर्विसेज वाला ही अप्रोच रखा गया कि आप 9th वाला भी तैयारी करें, लेकिन भविष्य में आप आगे जब जाएंगे तो कैसे आप सिविल सर्विसेज की तरफ बिल्कुल बिना किसी परेशानी के और सहजता के साथ अपने को तैयार करते जाएंगे। तो आगे हम फिर अगले चैप्टर के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक्स।